वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बहुत ही लेंदी चैप्टर है और लगभग इस चैप्टर को हमने कवर कर लिया है। टॉपिक वाइज हमने चीजों को कवर की है। क्या क्या हमने देखा, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। ये सारे लेक्चर आपको मेरे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल करा दिए गए हैं और अगर उसके लिंक आप चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखी है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं इस चीज को। आज हमें जीन एक्सप्रेशन को देखना है। हिंदी में इसको बोलते हैं जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण। अब मैं कहना क्या चाहता हूं इस बात को, देखो मैं लैब ओपेरॉन आपको पढ़ाने वाला था। लैब ओपेरॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल कर आता है। बच्चे समझ नहीं पाते इस चीज को। मेरे जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो हैं उनको मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि अगर आप सारे टॉपिक वाइज वीडियो को देखते हैं सीरियल बाय सीरियल तो आपको एनसीईआरटी का पूरा मतलब समझ में आएगा कि एनसीईआरटी ऐसे ही नहीं लिखती सारी चीजों को, ठीक है। बहुत ही शेड्यूलिंग वे पर लिखी है, लेकिन हाँ कहीं एनसीईआरटी किसी चीज को छिपा लेती है, इंपॉर्टेंट चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से बताती है, छोटी छोटी चीजों को पॉइंट में लिखकर हटा देती है। अब जैसे जीन एक्सप्रेशन की बात करता हूं तो एनसीईआरटी पर छोटा सा पॉइंट है इसका, ठीक। लेकिन जो हमारा लैब ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट है वो इसी से निकल कर आता है। बच्चे नहीं समझ पाते इस बात को, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझिएगा। मैं स्टार्ट करता हूं आज के इस लेक्चर को और बताता हूं जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। देखो जीन से प्रोटीन का बनना ही क्या कहलाता है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। अब मेरी बात समझना, देखो ये डीएनए है, ये क्या है बच्चा, ये एक डीएनए है। डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से सभी को पता है, हमने बहुत कुछ पढ़ा, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन को हमने देख रखा है। डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से हम क्या बनाते हैं, एमआरएनए से हम प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। एमआरएनए से हम क्या बनाते हैं बच्चा, प्रोटीन बनाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हमने ऑलरेडी देख रखा है। डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। पूरी प्रोसेस को डिटेल में मैंने पहले के लेक्चरों में कवर करवा रखा है। हमें समझना क्या है, हमें इस बात को समझना है कि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। लेकिन हर एक समय प्रोटीन बने ये जरूरी नहीं है। इसी को हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। मतलब हमें क्या करना है, अब इसका रेगुलेशन करना है, मतलब इसको हमें कंट्रोल करना है। जीन से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को जब हम कंट्रोल करने लगते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन बोलते हैं। रेगुलेशन क्यों चाहिए, सपोज दैट आपको अभी प्रोटीन की जरूरत नहीं है, या आपको किस प्रोटीन की जरूरत किस समय है ये कब पता चलेगा और कैसे चीजें कंट्रोल होती होंगी। तो इसके लिए रेगुलेशन वर्ड आता है। रेगुलेशन का मतलब होता है जीन से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कंट्रोल करना। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है बच्चा कि हमारे हर सेल में हर समय प्रोटीन बन रही हो। कहीं ना कहीं कंट्रोल होगी, कहीं ना कहीं बन रही होगी, जरूरत के हिसाब से चीजें होती रहती है। अगर मैं रेगुलेशन की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं इन्वायरमेंटल नीड की, मतलब वातावरण के हिसाब से प्रोटीन का बनना, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, ठीक है। या मैं कह सकता हूं फिजियोलॉजिकल नीड के हिसाब से, यानी भौतिकी के हिसाब से प्रोटीन का बनना। अब ये पूरी प्रोसेस क्या है, ये रेगुलेशन है। किसके हिसाब से कैसी प्रोटीन बन रही है, कि आप कैसे वातावरण में है, फिर आप कैसा आपका विकास हो रहा है, फिर आपकी भौतिकी कैसे है, इसी के हिसाब से जीन से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक समय जीन से प्रोटीन बन रही हो। तो इसी को हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, कंट्रोल करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेगुलेशन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पर यूकैरियोट सेल का एक डायग्राम दिख रहा है। यहां पर मैं बनाता हूं क्या बच्चा, बनाता हूं यहां पर मैंने न्यूक्लियस बनाया, क्योंकि सभी को पता है यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पर मैंने क्या बना दिया बच्चा, यहां पर मैंने क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। मैंने डीएनए से क्या बनाया, मैंने डीएनए से बनाया एमआरएनए। मैंने क्या बनाया बच्चा, एमआरएनए बनाया। और ये एमआरएनए जब भी बन जाता है तो सभी बच्चों को पता है कि ये कहां पर आ जाता है, ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। जैसे इसका निर्माण हो जाता है तो ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है, लेकिन इसका निर्माण भले ही न्यूक्लियस में होता है, लेकिन आ कहां पर जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब ये साइटोप्लाज्म से क्या बनाने वाला है, ये साइटोप्लाज्म ही क्या बना देता है, प्रोटीन, ठीक है। ये क्या बना देगा बच्चा, यहां पर प्रोटीन बना देगा। ये पूरी प्रोसेस होती है सेल के अंदर, ठीक। और अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता नहीं है, और न्यूक्लियस नहीं होता तो ये सारी प्रोसेस ऑलरेडी साइटोप्लाज्म पर ही चल रही होती है। अब मेरी बात समझना, अगर मुझको कंट्रोल करना है कि भैया प्रोटीन ना बने, मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, मैं कंट्रोल करना चाहता हूं कि मुझे प्रोटीन नहीं बनानी, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं स्टेप को रोकूंगा। या तो मैं रोक दूंगा कि भैया डीएनए से एमआरएनए ही ना बने, तो अगर एमआरएनए नहीं बनेगा तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी। या तो मैं रोक दूंगा कि जब एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ रहा है इसको मैं आने ही ना दूं, ये दूसरी बात हो जाती है। चलो ठीक है, अगर ये साइटोप्लाज्म में आ गया तो मैं एमआरएनए से प्रोटीन बनने को रोक दूं। ये 3-4 बातें होती हैं, हमें याद रखनी पड़ती है। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो मैं ट्रांसक्रिप्शन को रोक कर क्या कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं प्रोटीन के बनने से,
ठीक है, ये बात समझ में आती है सर हमको। संबंधन क्या क्या मतलब है, एनसीईआरटी ने बड़े ही साफ अक्षरों पर दे रखा है कि संबंधन को रोककर, हिंदी वालों के लिए। ठीक है, तो संबंधन का मतलब ये होता है बच्चा, जब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको कैपिंग पढ़ाई थी, कैपिंग पढ़ाई थी, टेलिंग पढ़ाई थी। कैपिंग और टेलिंग क्या होती है मैं समझाता हूं एक बार इस चीज को। देखो, जब हम क्या बनाते हैं, जब हम एमआरएनए बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैपिंग करते हैं और यहां पर क्या करते हैं, टेलिंग करते हैं। अगर हम कैपिंग और टेलिंग को रोक दें, जो कि किसके अंदर होती है, जो कि केवल यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है, अगर मैं इसको रोक दूं तो आगे एमआरएनए डेवलप नहीं हो पाएगा और प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ये संबंधन को रोक सकता हूं। या फिर मैंने क्या किया, एमआरएनए के स्थानांतरण को रोक दिया। ये एनसीईआरटी के बच्चा पॉइंट है, मेरे पॉइंट नहीं है, साफ साफ एनसीईआरटी में लिख रखा है। ठीक है, तो अगर मैं एमआरएनए के स्थानांतरण को रोक दूं, क्या रहा हूं बच्चा, मैं कहना चाहता हूं कि इसको मैं न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आने ही ना दूं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। या तो मैं क्या कर दूं, या तो मैं ट्रांसलेशन को रोक दूं। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन के बनने की प्रोसेस को ही रोक दूं। ये 4 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझको रेगुलेशन करना है तो इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही रेगुलेशन होता होगा। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करता हूं तो प्रोकैरियोट्स में ओनली ट्रांसक्रिप्शन को या ट्रांसलेशन को रोककर ही जीन रेगुलेशन किया जा सकता है। उसका रीजन ये है कि संबंधन इस पर होता नहीं है, मतलब कैपिंग और टेलिंग इस पर होती नहीं है। ऑलरेडी मैंने बता रखा है, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा होगा किन्हीं उन बच्चों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आपको कमेंट जरूर करना बच्चा जो लगातार मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को अगर हम प्रोकैरियोट्स में रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, या तो हम ट्रांसक्रिप्शन रोक दें या तो हम ट्रांसलेशन रोक दें। दोनों में से किसी को रोक देंगे तो हमारी जो जीन से प्रोटीन बन रही है वो नहीं बन पाएगी। और क्यों हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि एमआरएनए का स्थानांतरण आप रोक नहीं सकते। क्यों भैया, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस होता नहीं है और संबंधन कैपिंग और टेलिंग होती नहीं है। किस पर, प्रोकैरियोट्स पर। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स अगर क्वेश्चन में आपसे नीट में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा, मैं यहां पर लिखना चाहता हूं इस बात को कि नीट जैसे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आपको ध्यान देना है, अच्छी तरीके से समझना है कि कहां पर क्या चीजें हो रही है। ये बात समझ में आ गई सर हमको बहुत ही अच्छी तरीके से। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगर मैं डीएनए की बात करता हूं तो डीएनए में ढेर सारी ऐसी जीनें होंगी जो कि प्रोटीन वगैरह बना रही होंगी। उनमें से कोई एक ऐसी जीन होती है जो प्रोटीन बनाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलेटर जीन बोलते हैं। हम इसको रेगुलेटर जीन क्यों बोलते हैं बच्चा, क्योंकि ये रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है अन्य जीनों को। अब देखो, पूरे डीएनए में कहीं ना कहीं रेगुलेटर जीन जरूर होगी। रेगुलेटर जीन कंट्रोल करती है और जीनें, मतलब कि ये इस जीन को कंट्रोल कर रही होगी। अब देखो, मैंने नंबर 1 जीन यहां पर लिखा, नंबर 2 जीन यहां पर लिखा, और भी जीन हो सकती है 3, 4, 5 और भी जीन क्या हो सकती हैं, बहुत सारी जीनें हो सकती हैं। ठीक, मैं बात क्या करना चाहता हूं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर रेगुलेटर जीन हमें पता चल गया कि भैया रेगुलेटर जीन ये है, तो रेगुलेटर जीन क्या करती है, और जीन को कंट्रोल करती है। किस लिए कंट्रोल करती है, कि वो एंजाइम और प्रोटीन ना बनाए या तो बनाए। ठीक है, अब वो कब चाहेगी, अगर वो चाहती है कि ये एंजाइम और प्रोटीन बनाए मतलब पॉजिटिव, और अगर वो नहीं चाहती है कि एंजाइम और प्रोटीन बनाए मतलब क्या हो गया, निगेटिव। ठीक है, तो मैं यहां पर 2 पॉइंट दिखाना चाहता हूं। प्रोटीन बनाने में अगर रेगुलेटर जीन हेल्प कर रही है, मतलब वो चाहती है, तो इसको मैं पॉजिटिव कंट्रोल बोलता हूं। और पॉजिटिव कंट्रोल मतलब एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। एक्टिवेटर क्यों, क्योंकि भैया अभी तक ये जो जीन थी अभी तक प्रोटीन नहीं बना रही थी, लेकिन जब रेगुलेटर प्रोटीन ने चाहा कि प्रोटीन बनाए, तब ये बनाने लगी, मतलब एक्टिव हो गई। इसीलिए मैं इसको एक्टिवेटर बोल देता हूं। और अगर ये प्रोटीन बनाने को रोक रही है, मैं मना कर रहा हूं कि भैया तुम प्रोटीन ना बनाओ, मतलब यहां पर मैं निगेटिव इफेक्ट डाल रहा हूं, इसीलिए इसको मैं निगेटिव कंट्रोल भी बोलता हूं या रिप्रेसर बोलता हूं। रिप्रेसर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोक देना। ठीक है, समझ में आ गया, सारे पॉइंट समझ में आए, समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं ऐसी जीन जो कंट्रोल नहीं होती हैं। अभी तक मैंने क्या बताया कि रेगुलेटर जीन थी जो अन्य जीनों को क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसी जीन भी हो सकती हैं डीएनए के अंदर जो कंट्रोल नहीं होती हैं, और कुछ जीनें होती हैं जो ऑलरेडी क्या होती हैं, कंट्रोल होती हैं। कंट्रोल वाले का तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे रेगुलेटर जीन कंट्रोल कर रही है इन जीनों को। अब कौन कौन सी जीन होती हैं जो कंट्रोल नहीं होती हैं, वो जीन कौन कौन सी हो सकती है, एक तो रेगुलेटर जीन हो सकती है। भैया क्यों, क्योंकि रेगुलेटर ही तो और जीनों को कंट्रोल कर रही है। अब इसको भी कोई कंट्रोल करेगा क्या। ठीक है, ये तो सबकी मानो पिताजी है हमारे घर का, अब ये सभी बच्चों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। पिताजी का पिताजी भाई है ही नहीं,
ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रेगुलेटर जीन कंट्रोल कर रही है और जीनों को, इसलिए रेगुलेटर जीन ऐसी जीन हो जाती है जो किसी और जीन के जरिए कंट्रोल नहीं होती है। समझ में आया। और आरएनए और टीआरएनए की जीन भी ऐसी जीन होती हैं जो किसी रेगुलेटर से कंट्रोल नहीं होती हैं। ऐसी जीन को हम बोलते हैं कंसिटेटिव जीन। क्या बोलते हैं बच्चा, ऐसी जीन को हम कंसिटेटिव जीन बोल देते हैं। और जो कंट्रोल होती है वो क्या होती है, नॉन कंसिटेटिव जीन होती है, क्योंकि ये कंट्रोल होती है। इतने तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चा, ये जो नॉन कंसिस्टिटिव जीन होती है ना, यहीं से बात आती है हमारे लैक ओपेरॉन की। मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट ओपेरॉन वाला है वो यहीं से आता है। और लैक ओपेरॉन को मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, इसलिए उसकी मैं बात यहां पर नहीं करना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं कि लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट आया तो आया कहां से, ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी कल के वीडियो में। आई होप कंप्लीट आपको समझ में आया होगा, कहीं पर ऐसे पॉइंट नहीं आए होंगे जो मैंने ऐसे बता दिया आपको समझ में नहीं आया। बाय द वे, अगर ऐसी कोई चीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो तत्काल बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही चीजों को पढ़ते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये जो लगभग हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होने वाला है, ठीक है। मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।